हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। इससे पहले हम मगध और यूनानी आक्रमण, ईरानी आक्रमण मीन्स विदेशी आक्रमण ख़त्म कर चुके हैं। आज हम मौर्य वंश पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के ये जो टॉपिक्स हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह और ध्यान से समझ के करना। हम टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरुआत करते हैं मौर्य वंश की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मौर्य वंश की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोत जो है जूनागढ़ अभिलेख और शाहगौर अभिलेख से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमें विदेशी यात्रियों के विवरण से, जो उस समय मौर्य वंश के टाइम पर विदेशी यात्री भ्रमण करने के लिए आए थे, मीन्स कि घूमने के लिए आए थे, उनकी पुस्तक से भी हमें जानकारी मिलती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इंडिका, मैक्सथनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और वो मैक्सथनीज कौन था? वो यूनानी जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था। ठीक है, और वो जब इंडिया में आया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। ठीक है, और उसकी पुस्तक थी इंडिका। ठीक है, उसकी पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के बारे में सारी। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें और आस्टिन और जस्टिन से भी जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र से, राजतरंगिणी से, मुद्रा राक्षस से, जैन ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से हमें भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। पुरातात्विक स्रोत है जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, विदेशी यात्रियों के विवरण, इंडिका जो मैक्सथनीज की पुस्तक थी, आस्टिन जस्टिन से। साहित्यिक स्रोत है अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। क्लियर? तो आगे हम पढ़ते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और वो किसके सहयोग से मौर्य वंश के संस्थापक बने थे? वो बने थे चाणक्य के सहयोग से। ठीक है, उन्होंने घनानंद का वध किया था और घनानंद का वध करके चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाया था चाणक्य ने, और वो जिससे मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? मोरा था। ठीक है, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में उनकी शिक्षा हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन भी निकलते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उनकी माता का क्या नाम है? मोरा। उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में हुई थी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम पढ़ते हैं कि विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, ये 4 लाइन में एक क्वेश्चन बनता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी, या विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो कौन सी पुस्तक थी? मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की जानकारी मिलती है। ठीक है, विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुद्रा राक्षस। उससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? कि नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की जानकारी मिलती है। और हमें इसकी भी जानकारी मिलती है कि चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का वध कर दिया था। क्लियर? यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं कि और जब घनानंद का वध कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उसकी जो पुत्री थी दुर्धरा से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर दिया था। इसकी जानकारी भी हमें विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलती है। आगे पढ़ते हैं हम। जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक था मौर्य वंश का, तो उस समय यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था और सेल्यूकस निकेटर हार गया था। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जब हारा था तो उसने एक संधि के अनुसार, ठीक है, अपनी पुत्री कार्नेलिया भी मान सकते हो, कार्नेलिया अलाइस हेलना, ठीक है, से विवाह कर लिया। ठीक है, और उसे दहेज में बहुत सारे प्रांत मिले जो थे आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पिमियाई, कंधार, मकराना तथा हराना के प्रांत मिले। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार में क्या दिया? 500 हाथी उपहार में दिए। क्लियर आपको? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम किसने आक्रमण किया था? सेल्यूकस निकेटर ने, और वो हार गया था। ठीक है,
सेल्यूकस निकेटर हार गया था और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का या आप अलाइस कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारे प्रांत मिले थे दहेज में। और मौर्य ने आगे क्या किया था, उसको सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आगे मौर्य वंश के टाइम, ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मौर्य वंश के टाइम सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा था जिसे हम मैग्स्थनीज कहते हैं, मैग्स्थनीज को भेजा था, और जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में, जिसने उस समय मौर्य वंश के ऊपर अपनी मौर्य वंश की जानकारी जहाँ से हमें मिलती है, अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि उस समय मौर्य समाज 7 भागों में विभाजित था, ठीक है, और वहाँ के लोगों को लिखने में कोई रुचि नहीं थी। इंडिका पुस्तक मैग्स्थनीज से हमें क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य समाज 7 भागों में विभाजित था और उस समय लोगों को लिखने में कोई रुचि नहीं थी। और जो मैग्स्थनीज कौन था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसने इंडिका पुस्तक लिखी थी जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो किसके संपर्क से जैन धर्म अपनाया था। आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है, और उसने भद्रभाव के संपर्क में आकर उसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। और उसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 298 मीन्स की 298 BC में सलेखना अलाइस संधारा विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि से अपने प्राणों को त्यागा, सलेखना अलाइस संधारा विधि से प्राणों को त्यागा। और एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है कि कहाँ पर प्राण त्यागे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में प्राण को त्यागे, और वो किसके संपर्क से जैन धर्म में आया, और वो भद्रभाव के संपर्क से जैन धर्म में आया। यहाँ से आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो आगे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अभिलेख है, हमें उन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुरातात्विक स्रोत है उस समय के, तो उस समय क्या जानकारी मिलती है उससे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बंगाल अभियान चलाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने टाइम में एक बंगाल अभियान चलाया था जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा एक चलाया था अभियान, एक बंगाल अभियान चलाया था जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है कि महास्थान अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, बंगाल अभियान की। महास्थान अभिलेख से हमें बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था, ठीक है, तो उस अकाल के राहत कार्य जो उस समय किए थे ना उसने, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, गोरखपुर के शाहगौर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश के समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो अकाल पड़ा था तो उसने राहत कार्य किस तरह से किए थे और कैसे किए थे, उसकी जानकारी हमें शाहगौर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। एक और अभिलेख है तो रुद्रा दमन का अभिलेख, रुद्रा दमन के जूनागढ़ का अभिलेख, उससे हमें सुदर्शन झील, सौराष्ट्र में सुदर्शन झील और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पश्चिम की ओर विस्तार किया था हमें उसकी जानकारी मिलती है। तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से हमें सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, ठीक है, और पश्चिम की ओर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने विस्तार किया था उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। शाहगौर अभिलेख से हमें अकाल के समय राहत कार्यों की जानकारी मिलती है, और गोरखपुर के शाहगौर अभिलेख से हमें राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। और एक था और बंगाल अभियान की, जो बंगाल अभियान चलाया था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसकी जानकारी हमें मिलती है महास्थान अभिलेख से, ठीक है बच्चों। तो इतना आप एक बार ध्यान से करना, आगे मैं अब आपको और भी इसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब हम आगे चलते हैं चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में। तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। और उस पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य की सर्वाधिक जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। और यह एक राजनीतिक पुस्तक है और इसमें 15 लेसन्स हैं,
ठीक है। और इस पुस्तक में राजतत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है, राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि थोड़ा सा रिपीट करती हूं मैं, मौर्य वंश के बारे में हमें सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, जो एक राजनीतिक पुस्तक है, इसमें 15 लेसन्स हैं। ठीक है, इस पुस्तक में राजा के राजतत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत का पालन करना होगा। ठीक है, आपको क्लियर यहाँ पर। आगे हम पढ़ते हैं कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक में राजा को क्या कहा गया है, स्वामी कहा गया है, जनपद को क्षेत्र कहा गया है, कोष को धन कहा गया है, मतलब कि अब धन को कोष कहा गया है, मित्र को मित्र ही कहा गया है, मंत्री को अमात्य कहा गया है, दुर्ग को किला कहा गया है और दंड को न्याय कहा गया है। क्लियर आपको? मौर्य वंश की सबसे ज्यादा जानकारी हमें कहाँ मिलती है? चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते थे। क्लियर आपको? चाणक्य को क्या कहते थे? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, और वे जो चाणक्य थे वो कहाँ के ब्राह्मण थे? वो तक्षशिला के ब्राह्मण थे। क्लियर आपको? और कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। आपको क्लियर हो गया होगा कि चाणक्य को कहाँ और किस नाम से पुकारा जाता था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ठीक है, वे कहाँ के ब्राह्मण थे? तक्षशिला के। कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं कि जो चाणक्य के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम गुनी था। चाणक्य के पिता का क्या नाम था? गुनी था। ठीक है, क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया है। क्या यूज किया है? सैंड्रेकोरस, प्लूटार्क ने। ठीक है, और जस्टिस ने सैंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिस ने सैंड्रेकोटस और प्लूटार्क ने सैंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। आपको ये क्लियर हो गया? ठीक है, और विलियम जोन्स ने क्या कहा है? ये पहचान कराया है कि सैंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। क्लियर आपको? प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रेकोरस शब्द का प्रयोग किया है और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रेकोटस शब्द का प्रयोग किया है और विलियम जोन्स ने कहा है कि सैंड्रेकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का एक पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, और आगे हम पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वहां का राजा बना। मौर्य वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। आगे हम बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कुछ भी ना छूटे। आगे समझ आपको? तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी के बारे में, जो था बिंदुसार और जो अगला शासक था मौर्य वंश का। ठीक है, बिंदुसार जो था उसकी माता का क्या नाम था? दुर्धरा था। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। आगे हम पढ़ते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमैक्स को भेजा। ठीक है, सीरिया के नरेश कौन थे? एटियोकस। ठीक है, एटियोकस। ठीक है, बिंदुसार के टाइम में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत कौन था? डायमैक्स को बिंदुसार के पास भेजा, बिंदुसार के दरबार में भेजा। और डायमैक्स कौन था? वह मैक्सथ्रीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसे कहा जाता है कि वो मैक्सथ्रीज का उत्तराधिकारी था।
क्लियर आपको? ठीक है। और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, शराब और दार्शनिक मांगा था, लेकिन उन्होंने उसको दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पर व्यापार नहीं होता था दार्शनिक का, लेकिन अंजीर और शराब तो दे दी थी। ठीक है, आगे समझ, आगे आपको समझ? ठीक है। उसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के नरेश एटियोकस ने अपना राजदूत डायमैक्स को भेजा। उसे मैक्सनिज का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है। और बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से शराब मांगी, अंजीर मांगी और दार्शनिक मांगा। दार्शनिक देने से मना कर दिया, लेकिन अंजीर और क्या दे दिए? शराब को दे दिया। क्लियर आपको बिंदुसार के बारे में? आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा। पहले सीरिया के नरेश ने भेजा था, फिर आगे मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिस्र ने कौन सा राजदूत भेजा और सीरिया ने कौन सा भेजा, वहां का राजा उस समय कौन था और वहां का राजा उस समय कौन था। आपने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियास को भेजा। क्लियर आपको? आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदुसार के समय, जो बिंदुसार जिस समय शासक करता था, शासन था उस जिस समय बिंदुसार का, उस समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। ठीक है। उस समय जब हुआ था तो तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुशीम था। ठीक है, वो विद्रोह को दबा नहीं सका। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदुसार का जो छोटा पुत्र था अशोक, ठीक है, वो अवंती का राज्यपाल था और वह विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। क्लियर आपको? बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। उसका बड़ा बेटा था सुशीम, जो तक्षशिला का उत्तराधिकारी था, जो राजकुमार था, वह विद्रोह को दबा नहीं सका। ठीक है। उसके बाद छोटे पुत्र अशोक, जो अवंती का राज्यपाल था, वो विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। आपको यहाँ पर क्लियर? एक पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम पढ़ते हैं कि कलहन की पुस्तक, कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन है। यहां से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि कलहन की पुस्तक का लेखक कौन है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहन ने लिखी। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल गई ना। कलहन की पुस्तक किसने लिखी और कलहन की पुस्तक का लेखक कौन था? राजतरंगिणी। उल्टा भूल गई मैं, है ना, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, राजतरंगिणी का लेखक कौन था? कलहन था। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर होता है। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। ठीक है, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी की जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से हमें क्या जानकारी मिलती है? कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्लियर आपको? ठीक है, जो बिंदुसार था वो आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। जो बिंदुसार था वो किस संप्रदाय को मानने वाला था? आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। आगे हम पढ़ते हैं कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी तो आगे शासन किसने किया? अशोक ने किया। ठीक है, और आगे हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी पुकारा जाता है, उसे अमित्र घात भी कहते हैं। ठीक है, बिंदुसार के बाद कौन के मगध के सिंहासन पर बैठा? अशोक बैठा। ठीक है, और बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था। और कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से हमें अशोक के श्रीनगर की स्थापना की जानकारी मिलती है। आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको ऊपर कंप्लीट करा दिया था और मैंने अब आपको बिंदुसार भी कंप्लीट करा दिया। थोड़ी सी बीच में मेरी कलहन और पुस्तक है थोड़ा सा हल्का सा वो हुआ कि मैं उल्टा सीधा बोल गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। लेकिन मैंने आपको जो पढ़ाया है
प्लीज़ आप उसको अच्छी तरह करना और मुझे सपोर्ट करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत सारी पढ़ाई करो और जिस दिन बन जाओगे माँ बाप आपके ऊपर गर्व करेंगे। और बिल्कुल हारना नहीं अपनी ज़िंदगी में और मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय, थैंक यू।